नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेके आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा कि भारत के संविधान में उल्लेखित जो 22 भाग हैं, उस 22 भागों में किन किन विषयों का विवरण प्राप्त है, किस अनुच्छेद को वर्णित किया गया है और किस अनुच्छेद में कौन सा वर्णन और विवरण दिया गया है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए भारत के संविधान में उल्लेखित 12 अनुसूचियों का विवरण लेके आया हूं। जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से पूरे भारत में, तो उस समय अनुसूचियों की संख्या हमें पता है 8 थी। बाद में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा अन्य विषयों को जोड़ा गया। तो इन पूरे अनुसूचियों के विवरण को हम पूरी तरह से पढ़ते हैं। दोस्तों, आइए वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो भारत के संविधान में वर्णित 12 अनुसूचियों का विवरण है। दोस्तों, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची, अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोला जाता है, यानी कि आप शेड्यूल फर्स्ट भी कह सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है। भारत के संविधान में उल्लिखित 12 अनुसूचियों में से प्रथम अनुसूची में आपको यह बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र कौन से होंगे और भारत के संघ राज्य क्षेत्र कौन से होंगे। यानी कि भारत में 28 राज्यों के अंतर्गत जो भी प्रशासन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो भी प्रशासन व्यवस्था है, उन सब का विवरण प्रथम अनुसूची में दर्ज किया गया है कि 28 राज्यों का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, भारत के राज्य कौन कौन से क्षेत्र होंगे, भारत के संघ राज्य क्षेत्र कौन से होंगे, इनका पूरा विवरण दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट जो विषय हैं उसके आधार पे इसमें भारत के राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। यानी कि प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। जैसे आपको याद होगा दोस्तों कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो इसका जो विवरण मिलता है वो हमें कहां से मिलता है? प्रथम अनुसूची के द्वारा मिलता है। दूसरा, आपको एक फैक्ट याद होगा, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक अलग अन्य राज्य की मान्यता प्रदान कर दी गई। तो तेलंगाना के गठन का जो प्रावधान है, जो विवरण प्राप्त होगा, वो हमें कहां से प्राप्त होगा? प्रथम अनुसूची से प्राप्त होगा। दोस्तों, इतनी चीजें क्लियर हैं? यानी कि प्रथम अनुसूची से जो पूछा जाएगा प्रश्न वो ये है कि किस अनुसूची में यह बताया गया है कि भारत के राज्य और भारत के संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे। तो जवाब होगा प्रथम अनुसूची से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो इसका उल्लेख कहां पे वर्णित है? तो जवाब होगा प्रथम अनुसूची में। चीजें क्लियर है दोस्तों? आइए देखते हैं द्वितीय अनुसूची। प्रथम अनुसूची में आपने देखा कि भारत के राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। द्वितीय अनुसूची में दोस्तों जो भारत के पदाधिकारी हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति हो गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, इन सभी पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन का प्रावधान का जो वर्णन मिलता है वो हमें द्वितीय अनुसूची में मिलता है। यानी कि पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान, पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान कहां से मिलता है दोस्तों? द्वितीय अनुसूची से मिलता है। कितने पदाधिकारी कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति होगा, राज्यपाल होगा, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होंगे, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक होगा। इन सभी पदाधिकारियों को कितना वेतन प्रावधानित किया जाएगा, इसका पूरा विवरण हमें द्वितीय अनुसूची से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं तृतीय अनुसूची की तरफ। तृतीय अनुसूची यानी शेड्यूल्ड थर्ड।
तो तृतीय अनुसूची में बस इतना बताया गया है दोस्तों कि जो पदाधिकारी अनुसूची 2 में वेतन प्राप्त करेंगे, जो वेतन का प्रावधान है, उन्हीं प्राधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय जो शपथ लिया जाता है उसका प्रावधान किया गया है। यानी कि जो पदाधिकारी अनुसूची 2 में निर्दिष्ट हैं, उन्हीं के द्वारा पद ग्रहण के समय शपथ का प्रावधान कैसा होगा उसका पूरा विवरण हमें अनुसूची 3 से प्राप्त होता है दोस्तों। पहले अनुसूची में भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है। द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान है। तृतीय अनुसूची में पद ग्रहण के समय जो पदाधिकारियों द्वारा शपथ लिया जाता है उसका प्रावधान है दोस्तों। इन बातों को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे जब भी पॉलिटी से प्रश्न बनेगा, अनुसूचियों से प्रश्न बनेगा, तो यही प्रश्न दोबारा रिपीट किए जाएंगे दोस्तों। बातों को ध्यान रखिएगा कि पद ग्रहण के समय जो शपथ का प्रावधान होता है वह किस अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, तो तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। बढ़ते हैं चतुर्थ अनुसूची की तरफ, यानी कि शेड्यूल्ड 4th। अब चौथी अनुसूची में किसका निर्देशन किया गया है, तो जो हमारे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व का वर्णन किसमें मिलेगा आपको, अनुसूची 4 में। यानी कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। भारत के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों में जो लोग भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यसभा में, उनका पूरा विवरण चौथी अनुसूची से आपको प्राप्त होगा दोस्तों। चीजें क्लियर हैं? तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, कंसंट्रेशन होना चाहिए। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण देता है, किसका, जो भारत के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यसभा में। यानी कि सीटों के आवंटन की प्रक्रिया का विवरण है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा उसका पूरा विवरण आपको चतुर्थ अनुसूची में प्राप्त होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली अनुसूची की तरफ, पांचवी पंचम या शेड्यूल्ड 5th, पांचवी अनुसूची। अब पांचवी अनुसूची में किन बातों को बताया गया है दोस्तों, तो पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, उन राज्यों में या उन संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन का प्रावधान क्या होगा, किस प्रकार से वहां की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, उसका पूरा विवरण आपको पांचवी अनुसूची में मिलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का प्रावधान, जैसे कि हमारा नागालैंड जो राज्य है वह अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का प्रावधान कैसा होगा, इसका पूरा विवरण हमें अनुसूची 5 से प्राप्त होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में जो प्रशासन का प्रावधान है इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो हमारा जवाब होगा पांचवी अनुसूची में दोस्तों। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ये सभी अनुसूचियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी जा चुकी हैं। आइए बढ़ते हैं छठी अनुसूची की तरफ। छठी अनुसूची एकदम रट्टा मार लेना है दोस्तों कि एग्जामिनेशन में आए तो कुछ भी छूटे ना, क्योंकि एग्जामिनेशंस में प्रश्न छोड़ने का मतलब अपना पोजीशन कम करना, अपनी नौकरी पाने की, सफलता पाने की उम्मीद को कम करना। तो दोस्तों कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, कोई भी अनुसूची नहीं छूटनी चाहिए। ये जो दौड़ है, यह जो दौड़ है, इस दौड़ में आगे निकलना है तो सभी चीजों को एक नजर देखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। आइए देखते हैं छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में जैसे कि पांचवी में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का विवरण दिया गया है, उसी प्रकार से छठवीं अनुसूची में जो पूर्वोत्तर बहने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि जो पूर्वोत्तर बहने हैं, उन पूर्वोत्तर
राज्यों में किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था चलाई जाएगी, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, उसका पूरा विवरण आपको छठी अनुसूची से मिलता है। यानी कि कह सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य या पूर्वोत्तर बहने, याद रखिएगा पूर्वोत्तर बहने में किसको किसको रखा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। जो चीजें बता रहा हूं दोस्तों ना, कोई बताएगा नहीं, इसीलिए अगर आप हमसे जुड़े हैं तो और से और अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। पूर्वोत्तर बहने असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम में प्रशासन का प्रावधान, वहां का प्रशासन व्यवस्था कैसे चलाया जाएगा, वहां की सैन्य व्यवस्था क्या होगी, वहां पे किस प्रकार के प्रावधान किए जाएंगे, इसका पूरा विवरण हमें छठवीं अनुसूची से प्राप्त होता है। अब एक नजर पहले से छठवीं अनुसूची के लिए देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है दोस्तों। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया अलग राज्य के रूप में। द्वितीय अनुसूची में किसका विवरण है, तो जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन का प्रावधान किया गया है कि किसे कितना वेतन का प्रावधान किया जाएगा, उन्हें क्या वेतन मिलेगा। तृतीय अनुसूची में पद ग्रहण के समय पदाधिकारियों के शपथ का विवरण दिया गया है कि कौन से पदाधिकारी किस शपथ को ग्रहण करेंगे और शपथ का प्रावधान क्या क्या होगा, यह तृतीय अनुसूची में दर्ज किया गया है। चतुर्थ अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है कि सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा। पांचवी अनुसूची की बात करें दोस्तों तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का प्रावधान किया गया है, जैसे कि नागालैंड में प्रशासन किस प्रकार चलाया जाएगा। ऐसे सभी प्रावधानों का विवरण हमें अनुसूची 5 में मिलता है। छठी अनुसूची में क्या मिलता है, छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर बहने जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम में प्रशासन किस प्रकार चलाया जाएगा, इसका पूरा विवरण हमें छठी अनुसूची से प्राप्त होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं 7वीं अनुसूची की तरफ। बस चीजों को एक बार देखते हुए चलेंगे, सोते समय, उठते समय, जब भी आपको समय मिले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का समय निकाल के मेरी वीडियोस को देख लें। आपका जो भी कंफ्यूजन होगा दोस्तों दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं एग्जामिनेशंस में पूछे नहीं जाते, बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों और आगे पूछे भी जाएंगे। बस पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में, हमें लगे रहना है जब तक कि हमारा सिलेक्शन ना हो जाए दोस्तों। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है। अगर बात करते हैं 7वीं अनुसूची की तो दोस्तों इसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वर्गीकरण किया गया है कि किन विषयों पर केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है और किन विषयों पर राज्य सरकार अपनी कानून की स्थापना कर सकती है, कानून बना सकती है। यानी कि 7वीं अनुसूची में है केंद्र राज्य शक्तियों का वर्गीकरण, केंद्र राज्य शक्तियों का वर्गीकरण दोस्तों। अब क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का वर्गीकरण किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि सभी मामलों पे कानून केंद्र नहीं बना सकती और सभी मामलों पे कानून राज्य नहीं बना सकती, क्योंकि ऐसी स्थितियों में दोनों के बीच मतभेद हो जाएगा और देश की शासन व्यवस्था चलायमान नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इनके लिए तीन विषयों का गठन किया गया। पहला था संघ सूची, दूसरा था राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची को केंद्र सूची भी कहते हैं। अब संघ सूची में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों का विवरण दिया गया है और राज्य सूची में राज्य सरकार के द्वारा जिन विषयों पर कानून बनाया जाना है उनका विवरण दिया गया है, जबकि समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य सरकार किन विषयों पर कानून एक साथ बना सकते हैं उनका विवरण दिया गया है। तो संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती थी। इन विषयों पे पूरा जो वीडियो है मैं वो आपको एक
वीडियो के द्वारा प्रदान कर दूंगा कि किस सूची में कितने विषयों को रखा गया है और वह विषय कौन कौन से, इसका पूरा विवरण मैं आपको दूंगा। संघ सूची में 97 विषय हैं, इसकी मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा कि कौन कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय हैं। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, वर्तमान में 98 विषय हैं। राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे। जब संविधान का निर्माण हुआ, जब संविधान को लागू किया गया, उस समय राज्य सूची में कुल 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में इन विषयों की संख्या 62 हो गई है। वर्तमान में राज्य सूची में कुल 62 विषय हैं, जबकि समवर्ती में प्रारंभ में 47 विषय थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के 12 इसमें विषयों की संख्या बढ़ाकर 52 कर दी गई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय। ये वह विषय हैं जिसपे जो कानून है वह सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाएगी। दूसरा है राज्य सूची, इसमें प्रारंभ में 66 विषय थे जो वर्तमान में घटकर 62 विषय हो गए हैं और इन विषयों पे कानून पूरी तरह से राज्य सरकार बनाएगी, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। इन विषयों पे कानून केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्य जो मत होगा, यानी कि मान लेते हैं कोई एक विषय है, उस पर कानून राज्य सरकार भी बनाती है और उसी पे कानून केंद्र सरकार भी बनाती है। तो जब तक कोई भी कानून केंद्र सरकार नहीं बनाएगी उस विषय के लिए, जैसे कोई पर्टिकुलर विषय ए है, इसी विषय पे कानून राज्य सरकार अपने राज्य के लिए बनाती है और केंद्र सरकार पूरे देश के लिए बनाता है। तो अगर राज्य सरकार विषय ए पे कानून बनाती है तो वह तब तक ही लागू रहेगा जब तक कि केंद्र के द्वारा ए पर कोई कानून ना बनाया जाए। जैसे ही ए विषय पर केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाएगा, राज्य के द्वारा बनाया गया कानून वहीं पे समाप्त हो जाएगा। यह पूछा गया है दोस्तों कि यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी एक विषय पर कानून बनाए तो सर्वमान्य कानून किसका होगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा या संघ सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा ये विषय पर वही मान्य होगा, यानी कि सबसे अधिक प्रावधानिकता केंद्र को दी गई है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों अपना कानून बना सकते हैं, लेकिन माना सिर्फ केंद्र सरकार की जाएगा जो सर्वमान्य होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद है ये चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी, क्योंकि इससे बेहतर और कोई बता नहीं पाएगा दोस्तों, और ना ही कोई इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएगा कि किस सूची का विवरण कितने में दिया गया है और कहां से प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं, अब तक जो आपने पढ़ा 7वीं अनुसूची और इसके बाद 8वीं अनुसूची, इसका उल्लेख मूल संविधान में है दोस्तों। आठवीं अनुसूची, 7 अनुसूचियां क्लियर हैं दोस्तों। अब 8वीं अनुसूची में जो भारत में प्रयुक्त अलग अलग राज्यों में भाषाएं हैं उनका प्रावधान किया गया है और भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। वर्तमान में जिन भाषाओं को सर्वमान्य तरीके से घोषित किया गया है, जो मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाएं हैं। यही पूछा जाता है कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है या अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को दर्ज किया गया है, तो 22 भाषाएं हैं। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय इस सूची में जो मूल भाषाएं थी, मूल भाषाएं उनकी संख्या 14 थी। मूल भाषाएं 14, यानी कि जब संविधान लागू हुआ उस समय 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या 14 थी। 1967 में जब संविधान संशोधन हुआ तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उन्नीस में संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया
और 1992 में जब संविधान संशोधन हुआ तो 16वीं, 17वीं व 18वीं भाषा के रूप में मणिपुरी, कोंकणी व नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। 1967 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में मणिपुरी, कोंकणी व नेपाली को जोड़ा गया। जबकि 2004 में संविधान संशोधन के द्वारा 19वीं, 20वीं, 21वीं व 22 भाषाओं के रूप में मैथिली, डोगरी, बूडो को जोड़ा गया दोस्तों। संथाली 4 भाषाएं हैं, मैथिली, डोगरी, बूडो, संथाली। अगर इनका क्रम पूछा जाए कि 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22 भाषाओं का क्रम बताइए तो क्रम भी देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्रम से ही पूछ लेता है कि वह क्रम बताइए जिन क्रम में भाषाओं को जोड़ा गया। दोस्तों चीजें क्लियर रहेंगी तो एग्जामिनेशन में आसानी होगी। दोस्तों कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। 19वीं भाषा के रूप में मैथिली को जोड़ा गया, 20वीं भाषा के रूप में संथाली को जोड़ा गया, 21वीं भाषा के रूप में डोगरी को जोड़ा गया और 22वीं भाषा के रूप में बूडो को जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, 1967 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी, 1992 में 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा के रूप में मणिपुरी, कोंकणी व नेपाली को जोड़ा गया। 2004 में 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषा के रूप में मैथिली, संथाली, डोगरी व बूडो को जोड़ा गया। दोस्तों चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि चीजें क्लियर नहीं होंगी तब दिक्कत होगी। अब आपको क्रम भी पता है कि 2004 में जो संविधान संशोधन हुआ उसमें जो भाषाएं जोड़ी गई, 19वीं भाषा के रूप में मैथिली, 20वीं भाषा के रूप में संथाली, 21वीं के रूप में डोगरी व 22वीं के रूप में बूडो को सम्मिलित किया गया। दोस्तों अब आपने अभी तक जो पढ़ा दोस्तों, वह संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये मूल रूप से थी, ये 8 अनुसूचियां मूल रूप से संविधान में विनिर्दिष्ट थी। लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं जो अनुसूची जोड़ी गई वह संविधान संशोधन प्रक्रिया के बाद जोड़ी गई। तो आइए दोस्तों एक नजर उस पर भी देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपसे इसका क्रम पूछे कि 16वीं, 17वीं व 18वीं भाषा के रूप में किनको जोड़ा गया, तो थोड़ा सा एक बार क्रम देख लीजिए, क्योंकि क्रम ही पूछा जाता है बहुत अधिक, इसलिए क्रम भी याद रखिएगा दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। 16वीं भाषा के रूप में कोंकणी को जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। 17वीं भाषा के रूप में मणिपुरी को जोड़ा गया था व 18वीं भाषा के रूप में नेपाली को जोड़ा गया था। ये नोट कर लीजिए दोस्तों। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी, 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा के रूप में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं भाषा के रूप में मैथिली, संथाली, डोगरी व बूडो को जोड़ा गया था। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नोट करते चलिए, कितनी बार बोलूंगी, कापी और पेन साथ में रख के बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो चीजें बता के जाऊंगा मेरा दावा है कि आपको कोई और बताएगा नहीं दोस्तों, और इतने अच्छे से एक्सप्लेन तो कोई भी नहीं करेगा। मेरी जो क्लासेस हैं वो एकदम निःशुल्क है, कोई भी पे नहीं करना है, 1 भी रुपया इसके लिए नहीं देना है आपको दोस्तों। इसीलिए जिस तरह मैं ईमानदारी से आपके साथ जुड़ा हूं, आप भी मेरे साथ ईमानदारी से जुड़िए। बस आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास करिए दोस्तों। आइए बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। 9वीं अनुसूची, तो दोस्तों आपको बता दूं, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही जोड़ा गया। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इस अनुसूची में विवरण किसका दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार का, संपत्ति का अधिकार,
9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का विवरण दिया गया है, जिसको 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों, संपत्ति का अधिग्रहण किस प्रकार से होगा, कैसे किया जा सकता है, इसका पूरा विवरण 9वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। 7 जनवरी 2011 से पहले 7 जनवरी 2011 से पहले संविधान की 9वीं अनुसूची में जो चीजें, जो विषय विनिर्दिष्ट हैं, उनमें किसी भी प्रकार की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, यानी कि न्यायालय में उन पे कोई भी चैलेंज नहीं दिया जा सकता था, न्यायालय में कोई भी याचिका दायर नहीं की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों 7 जनवरी 2011 को संविधान सभा के एक पीठ ने, कह सकते हैं न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने इस बात का खंडन करते हुए यह बताया कि 9वीं अनुसूची में दर्ज विवरणों या विषयों पर आप न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वह विषय इस तथ्य से संबंधित होना चाहिए कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा तो 7 जनवरी 2011 के बाद 9वीं अनुसूची को भी न्यायालय में ले जाया जा सकता है, उस पर चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों देख लीजिएगा, डेट ध्यान रखिएगा, 7 जनवरी 2011। 7 जनवरी 2011 के बाद 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। 9वीं अनुसूची में विवरण किसका है? संपत्ति के अधिग्रहण का, संपत्ति के आधार का। दोस्तों आइए बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची की तरफ। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में किन बातों का विवरण है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। इस क्योंकि 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, उसी प्रकार 10वीं अनुसूची को 52वें यानी कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, 52वें संविधान संशोधन के बाद भारत के संविधान में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। इसमें रखा किसको गया है? दल बदल कानून को। आप देखते होंगे राजनीतिक गलियारों में कुछ हलचल होती है और कई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़ के किसी अन्य पार्टी को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस बात को रोकने के लिए, इस त्रुटि को संभालने के लिए 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया, ताकि किसी भी राज्य को सरकार की हानि ना उठानी पड़े। यानी कि दल बदल कानून का प्रावधान किसमें है? 10वीं अनुसूची में। यह कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों कि दल बदल का कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। संपत्ति के अधिकार या अधिग्रहण का जो विवरण है वो किसमें मिला है? 9वीं अनुसूची में मिला है। किस संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा? प्रथम संविधान संशोधन प्रक्रिया 1951 के द्वारा संपत्ति के अधिकार या अधिग्रहण का पूरा विवरण 9वीं अनुसूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून का पूरा प्रावधान करता है। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर हैं? आइए बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची की तरफ। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है दोस्तों? इन जो अगले दो अनुसूचियां हैं 11वीं और 12वीं, इनसे प्रश्न कईयों बार पूछा गया है। चाहे आप यूपीएससी का सिलेबस उठा के देख लीजिए, टेस्ट पेपर उठा के देख लीजिए, या फिर आप किसी भी छोटे से छोटे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। दोस्तों 11वीं और 12वीं अनुसूची से हर एग्जामिनेशन में एक ना एक प्रश्न होता है दोस्तों। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची को ध्यान से पढ़िएगा। अब 11वीं अनुसूची में किसका निर्धारण किया गया है यह भी देख लीजिए। वर्ष 1993 में जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, तो उसके द्वारा ग्राम पंचायतों में या पंचायतों को कुल 29 विषय दिए गए कानून बनाने के लिए। 29 विषय प्रावधानित किए गए जिस पे ग्राम पंचायतें कार्य कर सकेंगी। यानी कि पंचायतों की व्यवस्था किस प्रकार से देखी जाएगी, उसका क्या क्या कार्य है, इसका पूरा विवरण इन 29 विषयों में दिया गया है, जिसका पूरा निर्धारण 11वीं अनुसूची में किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 29 विषयों को रखे गए जिनमें ग्राम पंचायतों के कार्यों का पूरा ब्यौरा प्राप्त होता है कि किन किन विषयों पर पंचायतें कार्य करेंगी। दोस्तों अब चलते हैं 12वीं अनुसूची की तरफ। 12वीं अनुसूची को दोस्तों
74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह भी 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो भी हुआ था वर्ष 1993 में। वर्ष याद रखिएगा दोस्तों, लोग 92 और 93 में कंफ्यूज रहते हैं, जबकि जो 11वां और 12वां अनुसूची है ये दोनों 1993 में ही संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें ग्राम पंचायतों के कार्यों का विवरण था, जबकि 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई इसमें शहरी क्षेत्रों का जो कार्यभार है वह किस प्रकार से चलाया जाएगा, यानी कि नगर पालिका या नगर निगम कह सकते हैं आप। नगर पालिका और नगर निगम का कार्य क्या होगा इसका पूरा विवरण 12वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो दिनांक है अमेंडमेंट है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कईयों बार पूछा गया है। तो इस पॉइंट्स को मिस मत करिएगा दोस्तों, इसको अधिक से अधिक याद करने का कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। जैसे कि 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को रखा गया, उसी प्रकार 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को रखा गया। विषय याद रखिएगा कि किस अनुसूची में कितने विषयों को रखा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य को समझाने के लिए, कार्यों का ब्यौरा रखने के लिए 29 विषयों का निर्धारण किया गया, और जबकि नगर निकायों में, नगर निगम में और नगर पालिकाओं के कार्यभारों का लेखा जोखा रखने के लिए 18 विषयों का निर्धारण किया गया। दोस्तों ये चीजें मिस नहीं होनी चाहिए दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक चीज थोड़ा सा मिस हुआ था दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि 9वीं अनुसूची में जो विषय रखे गए हैं वो 284 अधिनियम है या परिशिष्ट कह सकते हैं। ये एक बार ये याद रखिएगा, मिस हो गया था। 9वीं अनुसूची में जितने प्रावधानों का विवरण किया गया है वो 284 हैं। इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है यूपीएसआई जैसे एग्जामिनेशंस में कि अधिनियमों की संख्या कितनी है, तो 284 प्रावधान है जिनको रखा गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।